हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज हम करने वाले हैं पेज नंबर 19 से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विज्ञान विषय का। ठीक है बच्चों, इससे के पहले का जो सॉल्यूशन है वो मैंने आपको बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो वहाँ से जाकर आप जाकर प्ले लिस्ट पर पहुँच सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट प्ले लिस्ट पर पहुँचेंगे तो अन्य सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो बच्चों, इस चैप्टर का नाम क्या है, देखिए, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। ठीक है, मतलब हमारे चारों ओर जो एनवायरनमेंट है उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। जैसे आप देखते हैं कि मौसम का परिवर्तन होता है, ठीक है, और दिन में दिन होता है, रात होता है, इस तरह से। ठीक है, तो देखो, पहला क्वेश्चन है, परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, आपके शरीर में होने वाले परिवर्तनों को लिखिए। तो देखो, किसी वस्तु, तो आप इसको मैनेज करें। ठीक है बच्चों, किसी वस्तु या पदार्थ के गुणों में अंतर आना परिवर्तन कहलाता है, जैसे नाखून का बढ़ना, बालों का बढ़ना, हमारी ऊंचाई बढ़ना इत्यादि। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, अगला क्वेश्चन है, उत्क्रमित परिवर्तन के दो उदाहरण लिखिए। तो बच्चों, उत्क्रमणीय परिवर्तन वो होता है जो रिवर्सिबल होता है, जैसे कि बर्फ का पानी बन सकता है, पानी का बर्फ बन सकता है। लेकिन अनुत्क्रमणीय वो होता है जिसका रिवर्सिबल नहीं हो सकता, जैसे कागज जल गया, आप जलने वाली जो होता है वो कागज नहीं बना सकते। ठीक है, देखिए बच्चों, उत्क्रमित परिवर्तन जब किसी परिवर्तन को उल्टा किया जा सकता है या उत्क्रमित किया जा सकता है तो इसे उत्क्रमण परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण, बर्फ का पिघलना, कागज का मुड़ना और पानी से भाप का बनना। अगला है, यदि किसी कागज में, ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कागज में से कोई आकृति काटकर अलग कर दी जाए तो क्या कागज में हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। तो नहीं, यदि किसी कागज में से कोई आकृति को काटकर अलग कर दिया जाए तो कागज में हुए परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको हटा देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं नए पेज नंबर 20 पर। पहली ने एक गुब्बारा फुलाया, क्या है उत्क्रमित परिवर्तन माना जा सकता है। तो बच्चों हाँ, गुब्बारा फुलाना एक उत्क्रमित परिवर्तन है, क्योंकि इसे पुनः अपनी पहली स्थिति में लाया जा सकता है। बैलगाड़ी के पहिए पर कसने वाले रिम को पहिए से थोड़ा छोटा क्यों बनाया जाता है, कारण स्पष्ट कीजिए। देखो, क्योंकि गर्म करने पर रिम पहिए पर चढ़ जाता है, जिससे पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालने से रिम ठंडा हो जाता है और पहिए के ऊपर जम जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, दूध से दही बनना कौन से परिवर्तन हुआ, क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। तो बच्चों, दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, लकड़ी के हत्थे लगाने से औजार जो है गर्म लकड़ी के हत्थे लगाने से पहले औजार प्रायः गर्म क्यों किए जाते हैं, समझाइए। तो लकड़ी के हत्थे लगाने से पहले औजार गर्म किए जाते हैं ताकि उसमें प्रसार हो और आसानी से हत्था जो है आसानी से जोड़ दिया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, देखो बच्चों, जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो जल गर्म हो जाता है, इसमें होने वाले परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है, क्योंकि जल को ठंडा करने पर जल पुनः ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो अगला है पेज नंबर 22। अपने दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तनों की सूची बनाइए, उत्क्रमित और अनुत्क्रमित किए जाने वाले पदार्थ। देखो, उत्क्रमित किए जाने वाले पदार्थ आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, गुब्बारे का फूलना, रबड़ का खींचना, बर्फ का पिघलना, कागज का मुड़ना, बर्फ का पिघलना, कागज का मुड़ना और पानी से भाप बनना। और उत्क्रमित ना किए जा सकने वाले परिवर्तन है, भोजन पकना, किसी सजीव में वृद्धि, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना और कागज को काट देना। ठीक है, अगला है, एक मोमबत्ती के जलने पर उसमें होने वाले परिवर्तनों की चित्र सहित व्याख्या करें। चित्र आपको खुद ही बनाना है, चित्र आपको चित्र नंबर दिया गया है, बस उसी को आपको यहाँ पेज नंबर और चित्र नंबर दिया गया है, फिर क्या दिक्कत है बनाने में। ठीक है, किताब से ही बनाए। मोमबत्ती से जलने पर उसमें होने वाले परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जलती हुई मोमबत्ती को बुझाकर पुनः उसकी माप करें तो उसकी लंबाई में परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसे पुनः पूरा नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, अगला चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। पेज नंबर है 23। चैप्टर नंबर 7 है, पौधों को जानिए। पौधों के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो बच्चों, पौधों के विभिन्न भाग हो जाएंगे, जड़, तना, शाखा, पत्तियां, फल फूल। लक्षणों के आधार पर पौधों को कितने संवर्ग में बांटा गया है। तो लक्षणों के आधार पर पौधों को 3 संवर्ग में बांटा गया है, शाख, झाड़ी और वृक्ष। अगला है, शाख से आप क्या समझते हैं।
तो हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती। जैसे उदाहरण कोई खरपतवार हो गया या सब्जी वगैरह का पौधा हो गया, ठीक है। आप झाड़ी वाले पौधों की पहचान कैसे करेंगे? तो झाड़ी वाले जो पौधे होते हैं उनका तना बहुत पतला होता है और गुच्छेदार होते हैं वो पौधे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 24। कुछ पौधों को ऊपर चढ़ाने के लिए हमें सहारे की आवश्यकता होती है। तो देखो बच्चों, कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते, इसलिए इन्हें ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। अब पत्ती का नामांकित चित्र बनाना है तो उसके बारे में तो आपको वो दिया गया है, तो आसानी से आप लिख सकते हैं। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा तने से जुड़ी होती है पर्णवृत्त कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या बोलते हैं? फलक बोलते हैं, ठीक है। मूसला जड़ और रेशेदार जड़ का चित्र बनाना है और समझाना भी है। तो देखो बच्चों, जिन पौधों की जड़ों में एक मुख्य जड़ होती है उन्हें मूसला जड़ कहते हैं, जबकि जिन पौधों की जड़ों में मुख्य जड़ नहीं होती और सभी जड़ समान दिखाई देती हैं उन्हें रेशेदार जड़ कहते हैं, ठीक है। अगला क्या है? पेज नंबर 25। पौधे के विभिन्न भाग में जल किसके माध्यम से पहुंचता है? यदि किसी पौधे को रंगीन जल में रखा जाए तो पौधे पर इसका क्या प्रभाव होगा? तो देखो बच्चों, पौधे के विभिन्न भागों में जल तने में माध्यम से पहुंचता है। यदि किसी पौधे को रंगीन जल में रखा जाए तो रंग पत्तियां और शिराओं में भी आ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, पत्तियों में शिरा विन्यास क्या होता है? देखो बच्चों, पत्तियों पर शिरा विन्यास शिराओं द्वारा बनाई गई डिजाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। जो पत्तियों पर आपने देखा होगा, ठीक है, जाली टाइप की बनी रहती है, वही शिरा विन्यास कहलाती है। पुष्प के विभिन्न भागों का चित्र सहित वर्णन करें। तो बच्चों, इधर आपको चित्र क्रमांक 7.2 और तो इसके वर्णन को हम इसके नेक्स्ट पेज पर करेंगे। जैसे कि आप यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट पेज पर, देखिए बच्चों क्या लिखेंगे। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्रीकेसर कहते हैं। अंडाशय स्त्रीकेसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग है। अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गूढ़ संरचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें बीजांड कहते हैं, ठीक है। अगला क्या है? बीजांड से आप क्या समझते हैं? तो चित्र सहित वर्णन करना है, तो वो आप इधर करें, ठीक है बच्चों। अगला है वर्णन करना है। तो देखो, पुष्प के अंडाशय में छोटी छोटी गूढ़ संरचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें बीजांड कहते हैं। बीजक अपना भोज्य पदार्थ बीजांडासन से प्राप्त करता है। किसी भी बीज उत्पन्न करने वाले पादप में बीजांड व संरचनाएं होती हैं जहां मादा प्रजननात्मक कोशिकाओं का निर्माण और भंडारण होता है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर है 27। ओके, तो पेज नंबर 27 में चैप्टर का नाम है शरीर में गति। तो शरीर में जो मूवमेंट होता है वो किसके कारण होता है? तो आपको पता है, हड्डियों में जो संधि होती है, मतलब जो ज्वाइंट होते हैं, उनकी वजह से हमारा शरीर मुड़ता है। तो हमारे शरीर के लिए संधि की क्या उपयोगिता है? तो हमारे शरीर में संधियां होती हैं, ज्वाइंट होते हैं, प्रयोजन गति होती है, इसलिए इनकी रचना भी इस प्रकार की गई है कि अस्थियां गति कर सकें और साथ ही अपने स्थान से च्युत भी न हो, मतलब कि हटें भी ना अपने स्थान से। कशेरुका किसे कहते हैं? तो बच्चों, कशेरुका प्राणी साम्राज्य के कोरडेटा समुदाय का सबसे बड़ा उप समुदाय, जिसके सदस्यों की रीढ़ की हड्डियां पृष्ठवंश विद्यमान रहते हैं। मेरुदंड में 33 कशेरुकाएं होती हैं। घोंघा किस प्रकार चलता है? तो घोंघा रेंग कर चलता है। इसके पैर होते हैं लेकिन ये सपाट होता है। घोंघा के पैर पर ग्रंथि होती है जो द्रव पदार्थ का स्त्राव करती है। इससे घोंघा के लिए नीचे की तरफ फिसलन हो जाती है, ठीक है। हम अपने शरीर की अस्थियों को किस माध्यम से देख सकते हैं? तो बच्चों, हम अपने जो शरीर है, शरीर की अस्थियों को एक्सरे के माध्यम से देख सकते हैं, क्योंकि एक्सरे की जो किरणें होती हैं वो बाकी सबको पार कर जाती हैं और जो हड्डियां होती हैं जिनमें मजबूती होती है उसको वो प्रिंट कर देती हैं, ठीक। तो देखो, अगला है कंदुक खल्लिका संधि का आपको चित्र बनाना है। तो आप जाएं पेज क्रमांक 68 और चित्र क्रमांक 8.3 पर, तो आपको वहां मिल जाएगा। तो कंदुक खल्लिका संधि शरीर के कंधे और घुटने जैसे जोड़ों में पाई जाती है। कंदुक खल्लिका संधि में अस्थि का गोल सिरा दूसरी अस्थि के कटोरी रूपी गुहिका में धसा होता है। एक अस्थि को गति देने के लिए पेशियां किस प्रकार कार्य करती हैं? तो देखो बच्चों,
एक अस्थि, देखो पेशियां अस्थियों पर संलग्न होती हैं तथा संधियों पर गति प्रदान करती हैं। पेशियां नाना प्रकार की होती हैं तथा कंडरा या बितान बनाती हैं। तंत्रिका तंत्र के द्वारा एक कार्य के लिए प्रेरित की जाती हैं। पेशियों का पोषक रुधिर वाहिकाओं के द्वारा होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर है 29। अचल संधि क्या है? तो देखो बच्चों, हमारे शरीर में कुछ अस्थियां होती हैं जो संधि द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। ये अस्थियां इन अस्थियों पर हिल नहीं सकती। ऐसी अस्थियों को अचल संधि कहते हैं। जैसे ऊपर के जबड़े है ना, कपाल के मध्य अचल संधि होती है। केंचुए के शरीर की रचना किस प्रकार होती है और कैसे गति करता है? तो केंचुए के शरीर में लगभग 100 से 120 तक खंड होते हैं। इसके शरीर की बाहरी खंडीकरण के अनुरूप भीतरी खंडीकरण भी होता है। इसके आगे के शरीर में खंड मिलते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि वो ही जो जोड़ होते हैं रिंग टाइप के, वो सिकुड़ जाते हैं, फैलते हैं, इसी प्रकार से वो गति करता है। उपास्थि से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों, उपास्थि मानव शरीर एवं अन्य प्राणियों में पाए जाने वाला लचीला संयोजी ऊतक है। यह हमारी मज्जा में स्थापित कॉन्डोसाइट्स कोशिकाओं से बने होते हैं। कान की हड्डी, नाक की हड्डी के जोड़ आदि उपास्थि से बने रहते हैं। ठीक है, अगला क्या है देखिए, नेक्स्ट पेज है आपका, पसली पिंजर क्या है, चित्र सहित व्याख्या करें। ठीक है, तो चित्र आपको 8.1 में मिल जाएगा। तो पसली पिंजर देखिए, पसली पिंजर मानवों और अधिकांश अन्य कशेरुकी प्राणियों के वक्ष में स्थित एक हड्डियों का ढांचा होता है। इसकी हड्डियों को पसलियां कहा जाता है। यह वक्ष गुहा में स्थित महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करता है, जिनमें हृदय, फेफड़े, श्वसन, ग्रासनली, थाइमस और ग्रंथि इत्यादि शामिल है। ठीक है, अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पेज नंबर कौन सा है आपका? पेज नंबर है 31। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि शरीर के विभिन्न अंगों को घुमाइए और बताइए कि कौन सा अंग किस तरह घूमता है, मुड़ता है एवं उसमें उपस्थित संधि का नाम बताइए। तो गर्दन, आप इसको इसके हिसाब से कर सकते हैं, देख सकते हैं टेबल के हिसाब से। ठीक है, और जो आखिरी क्वेश्चन है, क्या कारण है कि कुछ पक्षी हवा में, भूमि तथा जल तीनों स्थान पर गति कर पाते हैं? देखो बच्चों, पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा भूमि पर चलते हैं। ठीक है, बतख, हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनके शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। पैरों की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। इसी प्रकार कुछ पक्षी हवा में, कुछ पक्षी भूमि में तथा कुछ पक्षी जल में भी गति कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।